आ जाओ, अब अपन देख रहे हैं 1935 में ही प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्टेड या स्टार्ट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखो अपन 1935 का अधिनियम देख रहे हैं। सबसे पहले वीडियो के अंदर अपन ने देखे कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरे के अंदर अपन ने प्रोविजंस उसके देखे, प्रोविजंस पार्ट 1 के अंदर। तो ऑल इंडिया लेवल पे जो थे फेडरल जो प्रोविजंस थे वो अपन ने उसमें देखे। उसमें खासतौर पर 3 देखे, फेडरेशन ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन, देन फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल एग्जीक्यूटिव। फेडरल एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट देखी। फेडरल एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट का मतलब गवर्नर जनरल जो सिविल सर्वेंट्स के साथ देखता था और गवर्नर जनरल जो मिनिस्टर के साथ देखता था, और 3 अपन ने वहाँ देख लिए। अब बाकी जो फेडरलिस्ट फीचर्स हैं वो अपन बाद में देखेंगे। अभी अब ये सेकंड वीडियो के अंदर अपन ने देखा था, ठीक है, फेडरेशन वाली फीचर सारी, मतलब 3 फीचर्स फेडरेशन की। अब ये और तीसरा वीडियो जो था उसमें मैंने डायरेक्ट की एक बार रिपीट करके समझाया है पूरा, जो अच्छे से अपन ने देखा 6 मिनट का वीडियो। ये चौथा वीडियो 1935 का, जिसमें अपन प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्टेड या स्टार्ट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखते हैं। ओके, ये वीडियो का जैसे मान लो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो तो मैं इसलिए बताया मैंने। अब देखो क्या है प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय स्वायत्ता, तो पहले अपन प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन में पहले 1919 के अधिनियम के तहत डायरेक्टरी लाई गई थी। 1919 का जो अधिनियम था, जिसको मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते, तो मॉन्टेग्यू को छोटा मॉन्ट कर दिया, चेम्सफोर्ड को छोटा फोर्ड कर दिया, है ना। मॉन्टफोर्ड सुधारों को से शुरू किया 1919 के मॉन्टफोर्ड सुधारों से शुरू किया गया प्रांतों में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम से खत्म कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कब किया जी? शुरू हुआ 1919 के अधिनियम से। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कब किया जी? 1935 के अधिनियम से। प्रांतों में द्वैध शासन की बात है, शुरू 19, खत्म 35। द्वैध शासन डायरेक्टरी इन प्रोविंसेस 1935 के अधिनियम से फिर सर क्या किया था, उससे अपन ने केंद्र के अंदर डायरेक्टरी शुरू करी है। और डायरेक्टरी हमेशा कार्यकारिणी में लगती है, चाहे वो प्रांत में हो चाहे सेंटर में हो। कार्यकारिणी का मतलब जब गवर्नर जनरल या गवर्नर, है ना, अपने सिविल सर्वेंट्स के साथ काम करता है जिन विषयों पे आरक्षित विषय होते हैं वो, तो उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये फिर गवर्नर जनरल इन हिज मिनिस्टर या विद हिज मिनिस्टर्स, ये सारे हस्तांतरित ट्रांसफर विषय ये काम करता रहा। तो प्रांतों के संदर्भ में अपन ने पढ़ी है 1919 के अधिनियम में, और सेंटर के संदर्भ में अपन 1935 के अधिनियम में देखी। तो यहाँ अपन अभी ये प्रांतीय वाली देख रहे हैं, तो ये पहली लाइन अपन को याद रखनी है। इस प्रकार 1935 के अधिनियम से प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ समझना है, यहाँ पे है ना क्या चीज समझने वाली है जो बहुत गहराई यहाँ पे है। एक तो शुरू शब्द यहाँ लिखा हुआ है, एक शुरू शब्द यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ 1919, यहाँ पे लिखा हुआ 1935। इसे समझो डिफरेंस क्या है। ऊपर वाली लाइन ये बता रही है कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में। नीचे वाला क्या बता रहा है कि प्रांतों के अंदर उत्तरदायी शासन की शुरुआत कब हुई? 1935 के अधिनियम से हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझो। सिर्फ प्रांतों की बात कर रहे हैं अपन, या कुछ नहीं बता रहा मैं केंद्र का, बता दिया पहले जो बताना था। प्रांतों की तीन चीजें, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 का अधिनियम, फिर वापस शुरुआत वाला ही बोल रहा हूं मैं, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत 1935 का अधिनियम। शुरू दो है ना, ये शुरू, खत्म एक ही है। ये प्रांतों में द्वैध शासन का खत्म होना 1935 के अधिनियम से खत्म कर दिया। तो द्वैध शासन खत्म करके हम क्या लाए प्रांतों के अंदर? उत्तरदायी शासन लाए। उत्तरदायी शासन का मतलब पूरा का पूरा काम है वो गवर्नर जनरल या प्रांतों में गवर्नर, प्रांत का जो गवर्नर है पूरा का पूरा काम उस मिनिस्टर की सहायता से देखेगा। सिविल सर्वेंट्स का रोल खत्म हो गया, ये है। ठीक है, तो ऐसे इसको ढंग से समझो। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत 1935, प्रांतों में डायरेक्टरी का खत्म होना 1935। तो शुरुआत 2 जगह लिखी हुई है और 1935 का अधिनियम 2 जगह लिखा हुआ है, ये समझना है। ये ब्यूटी है। इन चारों गोलों को बिल्कुल पॉज करके ढंग से समझो, नहीं समझोगे तो उड़ जाओगे। अच्छे से उड़ जाते हैं क्वेश्चनों में। क्वेश्चन आता है 1919 के अधिनियम से शुरू की गई डायरेक्टरी कब खत्म हुई? 1935। यार यूँ आता है डायरेक्ट प्रांतों में द्वैध शासन, पढ़ते स्टूडेंट 1919 टिक लगा, तो उसने देखा ही नहीं और शुरुआत पूछ रहा है, खत्म पूछ रहा है। वो खत्म पूछता है, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया गया, बिड़ते लिखा रहता है 1919 के अधिनियम से। तो उसने प्रांतों में द्वैध शासन 1919, अरे आगे तो पढ़, वो खत्म पूछा था उसने, खत्म हुआ 1935 है ना। मतलब प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हुआ 1935 से, और खत्म होकर शुरू क्या हुआ? कोई चीज़ खत्म होती है, कोई चीज़ शुरू भी होती है। तो प्रांतों में खत्म हुआ द्वैध शासन, शुरू हो गया स्वायत्ता। ये
ये उत्तरदायी शासन। ऐसा तो अपन ने पढ़ा था उत्तरदायी शासन की शुरुआत इस अधिनियम की खास बात, पहला तो अखिल भारतीय संघ, दूसरा उत्तरदायी शासन। तो केंद्र के अंदर तो लिमिटेड उत्तरदायी शासन आया था क्योंकि डायरेक्टरी चालू हुई, लेकिन प्रांतों में तो पूरा उत्तरदायी शासन आ गया 100%। ये अब देखते प्रांतीय कार्यकारिणी कभी भी डायरेक्टरी लगती है, चाहे प्रोविंस में लगे चाहे सेंटर में लगे, संघीय लगती कार्यकारिणी में अपन ने देखा था पहले। 1935 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्ता प्रदान करना। प्रांत का समस्त कार्य गवर्नर को विधानमंडल के सदस्यों से बनाए गए मंत्रिमंडल की सहायता से चलाना होता था। मंत्री सदस्य होता था विधानमंडल का, उसे मंत्री नियुक्त कौन करता था? गवर्नर। तो उसकी मदद से चलाता था। कि कहने का मतलब सारे के सारे विषय अब क्या हो गए, दे दिए, ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरित। आरक्षित विषय है ही नहीं उससे। आरक्षित विषय नहीं है तो वो सिविल सर्विस के साथ काम नहीं करेगा, वो सब मिनिस्टर से पूछ के करेगा। ये है उत्तरदायी शासन, समझ गए। अब याद करो 1919 वाला पढ़ो, उसमें था यहाँ आरक्षित गवर्नर जनरल अपने सिविल सर्वेंट के साथ, जो मतलब आरक्षित, और जो हस्तांतरित थे वो गवर्नर अपने इधर जो आरक्षित थे वो गवर्नर जनरल नहीं, प्रांत में गवर्नर बोलेंगे। आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर अपनी सिविल सर्वेंट्स के साथ रिजर्व वाले, और जो ट्रांसफर विषय थे वो गवर्नर अपने मिनिस्टर्स के साथ सभी ट्रांसफर विषयों पर काम करता था। वो लिखा हुआ 1919 के अधिनियम में प्रांतीय डायरेक्टरी में, वो यहाँ खत्म हो गया। अब केवल क्या है, केवल मंत्रियों के साथ करेगा वो काम। कौन? गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर। मंत्री की नियुक्ति प्रांतीय गवर्नर द्वारा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों में से की जाती थी, अतः मंत्री गवर्नर की इच्छा से अपने पद पर बना रह सकता था। इस प्रकार मंत्री को गवर्नर तथा विधानमंडल के प्रति दोहरा उत्तरदायित्व निभाना होता था। ये तो अपने पहले पढ़ा। ये तो डायरेक्टरी के भी अपन ने वो पढ़ा था कि क्या कमी थी डायरेक्टरी में, वो तो यहाँ भी है क्योंकि उसको दोनों काम थे। कुछ समय के लिए वो मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में गवर्नर के साथ काम करता, लेकिन जाकर विधानमंडल में तो उसको हमें हर दिन शाम को जाना ही पड़ता था। ये चीज़ है। और डायरेक्टरी की, भैया डायरेक्टरी क्यों खत्म की गई प्रांतों के अंदर, द्वैत शासन खत्म करके उत्तरदायी शासन क्यों लाए? क्योंकि वो जो 10 बिंदु थे डायरेक्टरी के असफल हुई, उस कारण से। 10 बिंदु याद है 1919 के दिन मैंने बताया थे, 10 वही वैज्ञानिकता, स्पष्टता, विरोधी, एकता, और फिर वो 2 संयुक्त मंत्रणा, सचिव, सिविल सर्व, ऑल इंडिया सर्विस, धन, अन्य कारण, पंजाब सूखा और वो मेस्टन अवार्ड, ये उन कारणों के कारण ये डायरेक्टरी खत्म करी, उत्तरदायी शासन लाए अपन को, डायरेक्ट खत्म करें। सेकंड अपन ये यही लिखा हुआ देखो, प्रमुख, सबसे प्रमुख विशेषता उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। गवर्नर अब सारे काम मंत्रियों के साथ करेगा, गए सिविल सर्वेंट्स। मंत्री प्लस मंत्री का होता था विधानमंडल के प्रति और गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे, इसलिए उसको 2 के प्रति उत्तरदायी होता था। फिर अपन पढ़ते हैं गवर्नर की शक्तियाँ, वही गवर्नर जनरल के समान, बिल्कुल ऑर्डिनेंस हुआ, वीटो था, विवेककालीन शक्तियाँ थी, विवेकाधिकार शक्तियाँ, स्वयं निर्णय, वो सारे। बजट का लगभग 40% बाद अमता पेशी, नॉन वोटेबल था। सेंटर में अपन ने पढ़ा था 80% था। वह मंत्रियों को पद से हटा सकता था, नियुक्त भी वही करता था, हटा भी सकता था, वही प्रांतीय गवर्नर। गवर्नर भी गवर्नर की तरह अपने व्यक्तिगत निर्णय और अपने विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार कार्य कर सकता था। इंडिविजुअल निर्णय, डिस्क्रिशन, ठीक है। ये यदि गवर्नर को अनुभव हो कि प्रांत का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वो प्रांत का शासन पूर्णतः अपने हाथ में ले सकता था। ऐसा हुआ 1935 के अधिनियम से प्रांतों में स्वायत्ता आई, चुनाव होंगे, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाएगा, लेकिन 2 साल बाद ही 1939 के अंदर इस्तीफा दे देंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को घसीट लिया बगैर कांग्रेस की सहमति के। तो 1939 से लेके 1946 तक फिर वो एक तरह से इमरजेंसी कह लो, चाहे प्रेसिडेंट रूल कह लो, चाहे गवर्नर रूल कह लो, वो चला है प्रांतों में 7 साल, 39 से 46 तक। ऐसा पढ़ेंगे पर अभी आएगा। तो अपने हाथ में ले सकता था, जैसे आज होता है ना राष्ट्रपति शासन लगता है 356 अपने, ये उस तरह से था। इस प्रकार बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास ही थी। उसे भी लगभग गवर्नर जनरल जैसी शक्तियां मिली थी, जैसे ऊपर अपन ने देखा, ठीक है ना। वो सस्पेंड करके अपने हाथ में ले ले पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन देखो उससे तो आगे बढ़े अपन डायरेक्टरी में तो भाई विषय 2 में टूटे हुए थे। अवैज्ञानिक था, मैंने बताया था, वस्तु से उसकी परछाई अलग कैसे कर लोगे, वही सिंचाई से कृषि अलग कैसे कर लोगे। आपने बिजली, जल शक्ति, कारखाने, अपने खाने अलग कर लिए उद्योग से, उद्योग को तो कर दिया आपने ट्रांसपोर्ट, और जल शक्ति को कर लिया रिजर्व, संभव ही नहीं। आपने देखे थे श्रमिक झगड़े जो थे वो कर दिया आपने रिजर्व, उद्योग कर दिया ट्रांसपोर्ट, संभव ही नहीं। वो तो खत्म हुआ ना, जो आपने बताया था वैज्ञानिक नहीं था, अपने राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध था वो विभाजन। अब यहाँ वो सब तो चीज़ें नहीं है ना, तो ये कदम तो आगे बढ़े पर।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के अनुसार प्रांतीय मंत्रियों की स्थिति 1919 के अधिनियम से अधिक अच्छी थी। जैसे मैंने अभी बताया, प्रांतों में अब कोई आरक्षित विभाग या विषय नहीं था, क्योंकि आरक्षित विषय पे कौन काम करता था? गवर्नर जनरल भी थे, सिविल सर्वेंट्स जो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, और काउंसिल गवर्नर जनरल विद मिनिस्टर्स काम करता था ट्रांसफर विषयों पे। तो मैंने बताया इससे पहले वाला जो वीडियो 6 मिनट का डायरेक्टरी मैंने समझाई, डायरेक्टरी का मतलब ही रूल ऑफ 2 होता है। तो रूल ऑफ 2 का मतलब एक तरफ है सिविल सर्वेंट्स जो अपने जितने भी रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं आरक्षित विषय उन पे काम करते थे, दूसरी तरफ थे मिनिस्टर्स जो कि सभी ट्रांसफर्ड हस्तांतरित विषयों के ऊपर कार्य करते थे। ये डायरेक्टरी 1919 से प्रांतों के अंदर शुरू की गई और 1935 के अंदर केंद्र में शुरू की गई थी, ऐसे केंद्रीय कार्यकारिणी में। ये चीज़ है ना, तो ये समझनी अपने को काफ़ी अच्छे समझा दिया। कोई भी डायरेक्टरी में कंफ्यूजन है तो इससे पहले वाला मतलब 1935 का जो 3 नंबर का वीडियो है उसको देखो, 6 मिनट का जो वीडियो डायरेक्टरी। फिर प्रांतीय विधानमंडल देखते हैं पर कैसे प्रांतीय विधानमंडलों का आकार तथा रचना भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक थी। टोटल प्रांत 11 थे उस समय भारत के अंदर, मतलब ब्रिटिश प्रांत, और उनमें से 6 में द्विसदनात्मक थी। भाई ऑल इंडिया लेवल पे तो अपन ने प्रपोज किया था फेडरल लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली, वो तो बन नहीं पाई क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन फेल हो गया। लेकिन जो 1919 से अपने बनाई थी काउंसिल ऑफ स्टेट और अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो चली रही थी पहले की तरह ऐसे, सेंटर पे तो वो था। तो प्रांतों में क्या कर दिया, प्रांतों में से 11 में से 6 के अंदर थी क्या, द्विसदनात्मक व्यवस्था। फिर ऊपरी सदन को विधान परिषद तथा निम्न सदन को विधानसभा कहते थे आज की तरह, है ना। और मुख्यमंत्री पद बनाया गया था, प्रधानमंत्री नहीं था, मैंने ऊपर बताया ऐसे। विधान परिषद के कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे, कोई बात नहीं, है ना। यहीं पे लिखा हुआ देखो, यहाँ पे माइक्रो के रूप में बता दूँ, शासन पूर्णतः बायस हुआ था, ये बता दूँ यहाँ से कि देखा अपन ने क्या कि बजट का 40% हिस्सा नॉन वोटेबल था। पद जो थे पद से हटा सकता था, व्यक्तिगत निर्णय की क्षमता थी, उसके बाद गवर्नर के पास विवेकाधीन शक्तियाँ थी। शासन पूर्णतः अपने पास रख सकता था जब लगे कि शासन सही नहीं चल रहा है, इस पर एक्ट। बाह्य रूप से स्वायत्ता थी लेकिन समस्त कार्य गवर्नर के पास थे। शक्तियाँ पहले से अच्छी थी, कम से कम आरक्षित विषय तो नहीं था कोई। फिर 11/6 बराबर 2, मतलब 11 में से कुल 11 प्रांतों में से 6 के अंदर द्विसदनात्मक थी। बाई कैम्ब्रियल लेजिस्लेचर, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद ऊपरी, विधानसभा निम्न, जैसा आज होता है। और मुख्यमंत्री यहाँ पे लिख लो, मुख्यमंत्री पद का उल्लेख था 1935 का अधिनियम में, प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं था। प्रधानमंत्री कहाँ से आ जाएगा, गवर्नर जनरल बैठा है। अब विधानसभाओं की स्थान व संख्या इस प्रकार थी। अब देखो ये स्थान याद रखना जरूरी नहीं है पहली बात तो, लेकिन इस टेबल में 2 चीज़ें समझो। एक तो मैंने बताया कि कुल प्रांत उस समय कितने थे, 11 थे, पहले तो ये समझो। और दूसरा, सबसे ज़्यादा सीटें किस में थी, बंगाल में थी। ये लिखा हुआ मैंने, पहली बंगाल में, दूसरी मद्रास में, तीसरी अपने सॉरी हाँ बंगाल सही है। तो पहली बंगाल के अंदर, दूसरी संयुक्त प्रांत यूपी, ठीक है, तीसरी मद्रास के अंदर, चौथी बॉम्बे के अंदर। मतलब ये यूँ ऐसी है, ऐसे चलेगा। सबसे पहले बंगाल, फिर दूसरी यूपी संयुक्त प्रांत ऐसे, फिर तीसरी मद्रास, मतलब ये तो यूँ आ गया, बंगाल से अपन यूपी आए ना आज, तो यूँ बंगाल और यूपी, फिर यूपी का फिर तीसरा मद्रास से अपन को बॉम्बे जाना है। ये तीसरा मद्रास, चौथा ये 1 2, बंगाल से यूपी, मद्रास से बॉम्बे ऊपर आना है। तो यही लिखा हुआ देखो, बंगाल में 250 हो गई, संयुक्त प्रांत में 228 होगी, तीसरे नंबर मद्रास 250, चौथे नंबर बम्बई, ठीक है, और बिहार में 152। तो एक तो चीज़ ये समझो। दूसरा, ये 11 प्रांत अपन को कैसे वैज्ञानिक तरीके से याद होंगे। देखो मैंने हमेशा बताया मैप बना के कि जब ये मैंने बताया था देखो कि 1909 के अधिनियम में बताई थी मैंने ये चीज़ आपको सबसे पहले कि 6 प्रांतों में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल, 6 में भूमिपतियों को, फिर 6 कॉमन आई थी, फिर 12 आए थे साधारण निर्वाचन मंडल। तो मैंने बताया था कि यही याद कर लो। देखो ये तो फिर वही बताया था कि धागा उलझने से पहले सुलझा हुआ रहता है, ये चीज़ है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे अपन, थोड़ा सा ये अपसेट बन गया यार, वापस बना लेंगे। है ना। लो अब देखो कैसे मैंने क्रम से याद रखना अपन को। देखो सबसे पहला बंगाल, मैं लिख देता हूँ, 1 बंगाल, 2 बम्बई, 3 मद्रास, 4 आगरा, हो गए यहाँ तक 4 आगरा। फिर अपन याद रखेंगे यहाँ पे 5 और 6, 5 बिहार, 6 उड़ीसा। 1935 के अंदर देखो दोनों अलग अलग कर दिए थे, बिहार ये रहा, उड़ीसा ये रहा,
अभी अपन मैं बताऊंगा आगे। इससे पहले जो है ना ये दोनों एक गिने जाते थे, बिहार और उड़ीसा, लेकिन यहाँ अलग अलग कर दी, उड़ीसा को अलग कर दिया था बिहार से। 5 6 फिर 7वां अपन पढ़ते हैं ये मध्य प्रांत, इसको एमपी बोलते हैं मध्य प्रांत। ये जो आगरा ना इसको यूपी बोलेंगे अपन, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा 1902 में बना था। आगरा 1936 में, अवध का अधिग्रहण हुआ 1856 में, फिर 1902 के अंदर बना यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, और कैपिटल आ गई इलाहाबाद 1902 से। 1936 से लेकर 1902 तक कैपिटल थी आगरा, एमपी आ गया। ऐसे 7 आ गए। 8 में अपन कहाँ से गिनते हैं? 8 में देखो, इसमें जैसे आप जैसे देखोगे ना, इसमें बर्मा कहीं नहीं लिखा हुआ, बर्मा अलग हो गया, ठीक है ना, बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हो गया, अलग प्रांत बना गया भारत से अलग। तो अपन 8वां करेंगे ये आसाम, 9वां करेंगे यहाँ पे ये पंजाब, 10वां करेंगे अपन NWFP, और 11वां हो गया अपने ये सिंध। ऐसे 11 प्रांत हैं, क्रम से याद रखना है। अगर इसमें घोच पोच कर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे है ना, देखो 1 बंगाल, 2 बम्बई और मद्रास, ये तो शुरू से देखते हैं यार अपन, जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसी में ही थी ये तो, बंगाल बम्बई मद्रास, बंगाल बम्बई मद्रास, बंगाल बम्बई मद्रास, ऐसे ट्रायंगल देखो ना यार, ये ऐसे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बंगाल बम्बई मद्रास हमेशा बोलता है मैं तो। फिर आगरा आ गया आगे से, ऐसे। तो यूँ ऐसे सीक्वेंस याद रखना। आप देख लो, इसमें बताऊँ, बंगाल देख लिया, बम्बई देख लिया, मद्रास देख लिया, संयुक्त प्रांत, मतलब वो याद रहा। 5वें नंबर पे बिहार, 6ठे नंबर पे उड़ीसा, 7वें नंबर पे मध्य प्रांत, 8वें नंबर पे पंजाब, 8वें नंबर पे आसाम, 8वें नंबर पे आसाम, 9वें नंबर पे पंजाब, 10वें नंबर पे NWFP और 11वें नंबर पे सिंध। ऐसे याद होंगे साइंटिफिक तरीके से, इसको रटोगे इम्पॉसिबल है। ये NWFP है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर सीमा आ गई ना, अफगानिस्तान आ जाता है, हिंदू कुश, और इसको अपन बोलते थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, आगरा को NWP NWFP। बाद में अपन मैं आपको बताऊंगा, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला है इसको नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट में ना, लेकिन फ्रंटियर आ गया, इधर भी फ्रंटियर, इधर भी फ्रंटियर, ऐसे। लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स पढ़ते ना आज अपन। और ये NWFP में थे अपने खान अब्दुल गफार खान, है ना, लाल कुर्ती आंदोलन जिसको सीमांत गांधी बोलते हैं, ये NWFP, ठीक है। ऐसे ये है, इसको बड़े अच्छे से तसल्ली से मैं बनाऊँ और ऐसे इसको याद करूँ। 11 प्रांत, सबसे ज़्यादा सीटें। अब सीटें में वो फ्लो याद रखो। पहला सर ने यूँ बताया था, ये 1 ये 2 बंगाल संयुक्त प्रांत, फिर यूँ बताया था सर ने, तीसरा मद्रास, चौथा मुंबई, यही हुआ। और बाकी सब में सीटें कितनी कितनी की कोई याद रखने की जरूरत नहीं। फिर दूसरा समझ रखो, 1935 के अधिनियम से, कि अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया, 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा बनाए गए, है ना। यहाँ पे पुलिस स्टॉप पूर्ण नाम लगा दो, इसको अगला बुलेटिन बना लो दूसरा, ठीक है। बर्मा अलग कर दिया और दो नए प्रांत बनाए गए। देखो बिहार और उड़ीसा पहले एक ही था, तो उड़ीसा तो एक आपको अपन ने ये बना दिया यहाँ पे, है ना। 2 नए प्रांत, एक तो उड़ीसा बन गया और एक सिंध बन गया, ये ऐसे 11 हो गए। 9 और 2 11, 9 पहले ही थे, 2 जो जुड़े, एक उड़ीसा जुड़ गया और एक अपने सिंध जुड़ गया, है ना। देखो यूँ है कहानी, मैं आपको बताऊँ, पहले 9 थे ना, उन 9 में बर्मा शामिल था, तो 9 में से पहले अपन ने माइनस किया एक बर्मा, ठीक है, कर दिया ना, बर्मा हटा ना, इससे ये क्वेश्चन आता है बर्मा को कब अलग किया, तो ये हो गए 10, ठीक है ना। 9 माइनस 1 किया तो 8 हो गए अपन, लेकिन वो 2 अब नए और बन गए, 2 ये 2 जो नए बने वो कौन से थे, गणित पूरी ध्यान होनी चाहिए ना। 2 ये जो नए बने थे वो कौन कौन से थे, एक तो उड़ीसा था और सिंध था, तो 8 प्लस 9 में से गया 8 और 2 ये हो गए अपने 10, है ना। 1 मिनट रुको, 2 उड़ीसा सिंध, उड़ीसा सिंध और ये NWFP, ये बाद में बना हुआ है। जिस समय अपने वो काउंटिंग करी थी उस समय बर्मा गिना था, बर्मा और पंजाब गिना था, NWFP नहीं गिना था ये तो। लेकिन ये 20 पहले ही बन गया, 35 का दिन में से नहीं बना था NWFP, ये पहले बन गया था, है ना। तो फिर एक वो जुड़ता था NWFP, तो ये टोटल 11 हो गए ऐसे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि 1935 के अधिनियम से 2 प्रांत जो नए बने वो कौन से थे, वो उड़ीसा और सिंध था, ठीक है ना। वहाँ भी मैं आपको एक वर्ड पढ़ाऊंगा, उसमें अपन पढ़ेंगे BOS, बॉस। ए बॉस आएगा, ए बॉस, एक बॉस था ए बॉस, तो ए से तो अदन है, अदन वो यमन नीचे पढ़ेंगे, मैं बताऊँ यमन जो है ना, यमन और साना, यमन और अपने ओमान,
तो यमन की राजधानी साना, तो यमन में एडन जो अपने अफ्रीका की तरफ जो है, रेड सी को जो अरेबियन सी से मिला था ना एदन, वो है एदन, जहाँ बाब एल मंडप स्ट्रेट देखते हैं अपन, रेड सी स्वेज कैनाल से मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, रेड सी से अरेबियन सी को जो जोड़ता है वो बाब एल मंडप है, वो एडन और अफ्रीका के बीच में बाब एल मंडप। हार्मुज जल संधि है वो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ती है, मतलब ओमान और ईरान को। और ये गल्फ बाब एल मंडप जो है, जो स्वेज नहर से आगे जब आगे निकलते तब आती है, वो एडन और इथोपिया को जोड़ती है अपने अफ्रीका में। देखो एक बार ये एडन देखो और लिस्ट में कहा, तो इसे एडन आएगा। बी बॉस जो है ना, ये बॉस बी से बर्मा है, ओ से उड़ीसा है, एस से सिंध है, ये आगे आएगा अभी, ए बॉस में बताऊंगा, क्ल्यू में आएगा। क्रस्ट बताया ना, CRUS, CRRUS, CAG, RBI रेलवे, UPSC, और एस जो मैंने बताया था तो CRUS, तो उसके अंदर जो एस था अपने वो सुप्रीम कोर्ट से है, एस से। और यहाँ बॉस में जो है 3 प्रांत हैं, ये तो सारे प्रांत ही हैं। एडन भारत से, मतलब एडन ब्रिटिश के अलग टेरिटरी बना, भारत से अलग, बर्मा अलग हुआ, उड़ीसा और सिंध 2 प्रांत अलग बने। तो मतलब ये एडन और बर्मा तो भारत से अलग हो जाएंगे, और ये भारत में 2 नए प्रांत बनेंगे, उड़ीसा और सिंध। यूँ 1935 का अधिनियम ही है ये बॉस, 35 का अधिनियम ही थी प्रोविजन, अब पढ़ेंगे आगे नीचे, ठीक है। तो मैंने यहाँ अभी 11 प्रांत बताए आपको, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म हो गई, प्रोविंशियल डायरेक्टरी खत्म हो गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई 1935 का अधिनियम से। फिर अपन देखते हैं कि यह सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ। तो जैसे मैं बता रहा था, इसको पास करने का जो रीजंस थे 1935 के अधिनियम में, उसमें अपने कम्युनल अवार्ड पढ़ा था एक, रेमजे मैकडोनल्ड, उसमें था कि हरिजन्स को पृथक निर्वाचन मंडल नहीं देंगे, अपन उनको क्या देंगे, उनको आरक्षण दे देंगे। गांधी अम्बेडकर उस पर तैयार हो गए, पूना समझौता बन गया, वो अंग्रेजों ने मान लिया। वही गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था हरिजनों को, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने पे, मैंने बताया था सारा कारण में 1935 के पहले वीडियो में चीज़ बता रखी। अब देखो उसका एक्सप्रेशन नहीं आया। इस अधिनियम की एक विशेषता थी, सांप्रदायिकता तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। अधिनियम में मतदाता मंडल, वो पृथक निर्वाचन मंडल, सांप्रदायिक निर्णय, कम्युनल अवार्ड तथा पुनः समझौते के अनुसार नियत किए गए। बताया था मैंने सारा, पुनः समझौता हुआ, यरवदा जेल सारा, मैकडोनल्ड नए प्रधानमंत्री, वेजवुड नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये ऐसा। इस प्रकार साधारण मुस्लिम, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई और सिख भिन्न भिन्न मतदान मंडल बनाए गए। देखो ये थोड़ा सा अलग लिख दिया गया, यूँ लिखो, मुस्लिम और सिख इधर आए अपने, ठीक है, हरिजनों को लिए बनने नहीं दिया, आरक्षण देंगे। और फिर अपने कैसे पढ़ा था, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियन, ऐसे पढ़ा अपन ने। फिर साधारण स्थानों में से कुछ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन। तो अनुसूचित जाति जो थी, SC है ना, शेड्यूल कास्ट, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया था, उनको क्या दिया अपन ने, रिजर्वेशन दिया। ये मैंने बताया था, पूना समझौते में अपन ने पढ़ा, ये कम्युनल अवार्ड में, इसी पे तो एग्री हुए। गांधी जी को चिड़ी ये थी पृथक निर्वाचन मंडल नहीं मिलेगा, तो मुस्लिम्स को नहीं बोले अपन ने, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति थी, उनको खुश करना चाहते थे, जो भी था यहाँ से। तो ये गांधी की दलितों के प्रति गांधी और अम्बेडकर की नीति के अंदर डिफरेंस अपन पाते हैं, ठीक है ना। तो ये खैर जो भी अपन को आगे चलने से मतलब है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ अनुसूचित जातियों का मतदाता, देखो यहाँ अनुसूचित जातियों के मतदाता 4% का निर्वाचन करते थे। अब पहले एक बार आप समझ लो, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये क्या है, ये निर्वाचन मंडल है, शुरू में इसमें सिर्फ SC अनुसूचित जनजाति की, इन्होंने 4 को चुनेंगे, ये 4 जो कंटेस्टेंट्स है ना, जो लीडर्स हैं, 4 लीडर्स को चुनेंगे, और सीट चूँकि रिजर्वड ही है, तो ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो पहले तो केवल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ने इन 4 को कोई भी 4 को अपन ने चुन लिया, ठीक है। टॉप 4 जिनको वोट्स मिले वो हो गए इसमें। अब ये जो टॉप 4 चुन लिए ना, इनको इनमें से एक को चुनना है, और वो कौन चुनेगा, वो SC प्लस जनरल पॉपुलेशन चुनेगी, और इन 4 में से किसी एक को चुनना है। कहने का मतलब पहले सिर्फ SC पॉपुलेशन 4 को चुनती थी, फिर वही SC पॉपुलेशन में वहाँ पे जो जनरल पॉपुलेशन और है नॉन SC, वो इन 4 में से किसी एक को चुनेंगे, इन 4 में से किसी। तो ऐसे फ्लो डायग्राम में बनाना, ये यहाँ लिखा हुआ है। वहाँ मतलब आरक्षित सीट पे अनुसूचित जाति के मतदाता 4% का निर्वाचन करते थे, और फिर वे चारों प्रत्याशी साधारण निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होते थे, और साधारण तथा अनुसूचित मतदाता मिलकर उनमें से किसी एक का निर्वाचन, है ना। ये अपन मतलब साधारण निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्षेत्र वही रहेगा, और उससे फिर उनमें से जीता जाएगा कोई एक,
है ना, ये साधारण ये काट देना, उसी निर्वाचन क्षेत्र में कर दो, उसी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होते थे और उसमें से एक को विजय बनाया जाता था। अब इसका साइंटिफिक क्या हुआ कि देखो ये 4 है ना, ये चार तो केवल एससी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन 4 में जो एक आएगा वो एससी प्लस सामान्य पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप यहाँ देखो क्या कि ये बात, यहाँ तक की जो बात है इतनी, वो तो पृथक निर्वाचन मंडल ही तो था। तो देखो पृथक निर्वाचन मंडल मिला कि नहीं मिला, लेकिन फिर इन 4 में से एक को चुनेंगे, वहाँ वो निर्वाचन मंडल सामान्य हो गया। तो ये एक स्टेप आगे बढ़े अपन पृथक निर्वाचन मंडल से ऐसे। तो ये था रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे हुआ, फिल्टर, पृथक निर्वाचन मंडल को आपने और फिल्टर कर दिया, जनरल पॉपुलेशन मिला कैसे। तो अंत में जो जीत के आएगा उन 4 में से तो एक ही आएगा जो कि एससी था, सीट एससी है, रिजर्व्ड है, तो 4 में से एक आएगा वो भी एससी आएगा। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल वो पसंद था केवल एससी पॉपुलेशन की, जबकि ये जो एक है ये केवल एससी पॉपुलेशन की पसंद नहीं है, ये जनरल पॉपुलेशन की पसंद है। यस, ऐसे इसके शकल बदल गई, ये चीज़ समझना है ना। तो इसमें लिखा हुआ है पृथक निर्वाचन मंडल में पहले 4 प्रत्याशी चुने जाते हैं ऐसी सीट पर, फिर साधारण निर्वाचन मंडल से उन 4 में से एक को चुना जाता है। तो साधारण की जगह यूँ कर देना उसी निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है, ये है। फिर असम को छोड़कर शेष प्रदेशों में भिन्न भिन्न जातियों के लिए स्थान नियत थी। इसी प्रकार भूमिपति और वाणिज्य उद्योग मंत्री और श्रमिकों के लिए पृथक पृथक विशेष स्थान था, जैसे अपन ने पढ़ाई था। पृथक निर्वाचन मंडल में पढ़ते थे मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, सामान्य सभी के लिए। फिर लास्ट में आते थे विशेष, तो पहले पढ़ते थे अपन व्यापार मंडल, फिर भूमिपति और फिर श्रमिकों के लिए और आगे यूँ। इन पृथक सार्वजनिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा अंग्रेजों के सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। ये पार्टीशन के लिए ये सब चीज़ें जिम्मेदार थी ऐसे। तो मुस्लिमों को मैंने आपको बताया था 1919 के अंदर जैसे 3 गुना हो गया था काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, 10 को 3 किया 30, 3 को यूरोपियन को 3 को 9, सिख 1, वो हो गया वहाँ पे 2 डबल, बाकी 3 गुना। फिर यहाँ 35 वाला तो जो सेंट्रल वाला पार्ट है, चाहे वो ऑल इंडिया फेडरेशन हो या सेंट्रल फेडरल लेजिस्लेचर, वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था। केवल फेडरल डायरेक्ट जो थी एग्जीक्यूटिव वो इम्प्लीमेंट हो पाई थी ऐसे। तो 1919 वाला ही चला है 1946 तक केंद्र में, और प्रांतों के अंदर कौन सा चला, प्रांतों के अंदर ये 1935 वाला चला। 1946 तक भारत, भाई 47 में भारत सौंपा अंग्रेजों ने इंडियंस को, तो केंद्र में जो सिस्टम चल रहा था वो तो 1919 के अधिनियम के अनुसार चल रहा था, और प्रांतों में जो अधिनियम सिस्टम चल रहा था वो 1935 के अधिनियम से चल रहा था, जब अपन को 15 अगस्त 1947 को भारत मिला था। तो आप सोचो कि सर केंद्र में 35 के अनुसार चेंज क्यों नहीं हुआ, तो मैं बता रहा हूँ केंद्र का संघीय पार्ट लागू ही नहीं हुआ। मैं 1935 का केंद्रीय वाला जो पार्ट था संघीय वाला वो लागू ही नहीं हुआ, ना ऑल इंडिया फेडरेशन बना, ना ऑल इंडिया लेजिस्लेचर बना, क्योंकि वो लेजिस्लेचर में तो वो फेडरेशन वाले तो आगे बैठते, रियासत आई नहीं संप्रभुता के डर के कारण, पहले बताया सारा। केवल फेडरल एग्जीक्यूटिव के अंदर डायरेक्ट की लागू हुई, गवर्नर जनरल विथ हिज सिविल सर्वेंट्स और गवर्नर जनरल विथ हिज मिनिस्टर्स। समझ गए, ये चीज थी, ये इसमें लिखा हुआ पृथक दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल पुनः समझौता के अनुसार। इसमें आया, देखो ये आया साधारण, मुस्लिम, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, जो दलित वर्ग था, अनुसूचित जाति के लिए अपन ने क्या किया, पृथक निर्वाचन मंडल ने आरक्षण के थ्रू व्यवस्था करी उनकी। इस आरक्षण वाली सीट पे क्या था, पहले पृथक निर्वाचन मंडल, ऐसी सीट पे पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से 4 कैंडिडेट चुने गए, वो फिर उसी निर्वाचन मंडल को साधारण में कन्वर्ट करके मतलब एससी प्लस जनरल पॉपुलेशन वोट देगी, और एक इन 4 में से कोई एक चुना जाएगा। आसाम के अंदर ये विभाजन ऐसा नहीं था। फिर विशेष निर्वाचन मंडल मिले बने, पहले वाणिज्य मंडल, दूसरा भूमिपति और तीसरा श्रमिक, ऐसे लिखना है इसको। भारत का विभाजन इन चीज़ों ने, विभाजनकारी शक्तियों ने भारत का विभाजन सुनिश्चित किया, ये था। फिर अपन देखते हैं फेडरल कोड बना है। अब आप याद करो फेडरल कोड कहाँ से आ गया सीन में, आप याद करो मैंने आपको बताया था क्रस, CRUS, क्रस यू है ना, C से CAG, RBI, रेलवे बोर्ड, UPSC, और S से था सुप्रीम कोर्ट, जो फेडरल कोर्ट है। और याद करो फेडरल शब्द से 8 थे, 3 तो अपने देख लिए, फेडरेशन ऑल इंडिया, फेडरेशन लेजिस्लेचर, फेडरेशन प्रीवी अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर उधर था सबसे पहले था अपने फेडरल UPSC और फेडरल सुप्रीम कोर्ट, ये फेडरल। बाकी में 3 फेडरल शब्द कटेंगे, किसमें, RBI में और अपने CAG के अंदर और रेलवे के अंदर फेडरल शब्द कटेगा। F8 याद करो, वीडियो नंबर 3 याद करो, ठीक है। तो संघीय न्यायालय
इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को। प्रथम मुख्य न्यायाधीश के कौन थे? सर मॉरिस गवेयर, एमजी एक्टर नहीं है ये, एमजी मॉरिस गवेयर। अपन देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसके जो प्रथम चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे, ठीक है ना। यही विधानमंडल में बताया था 1953 में 6 सदस्य, एक था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक का दर्जा 4 प्रांतों से, जो वहाँ के गवर्नर रिप्रेजेंट करके भेजते थे। समझ गए? तो अब भारत में बना है संघीय न्यायालय। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1935 के अधिनियम में फेडरल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। F8 बताया था मैंने, हर के आगे फेडरल लगा हुआ है, तो ये भारत के लिए, पहले कलकत्ता के लिए था। 1919 के अंदर प्रोविंशियल सिविल सर्विस आई है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, भारत के लिए नहीं, कंफ्यूजन चलता रहा। फिर 1935 के अधिनियम में दूर किया, और इसके आगे PCS के आगे वर्ड लग गया FPL, फेडरल, मतलब ये सॉरी इसमें था पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल नहीं। 1919 के अधिनियम में UPSC आया तो वहाँ था पब्लिक सर्विस कमीशन। अब पता नहीं है भारत के लिए था, रियासतों के लिए था, किन किन के था, क्लियर ही नहीं था। तभी फिर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 24 में रॉयल कमीशन बना, जिसको ली कमीशन भी बोलते हैं, 1924 में। फिर इसकी सिफारिश पे 1926 में ये काम करने लगा पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर 1935 के अधिनियम ने ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन था इसका आगे वर्ड लगा दिया, इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। जो आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसको UPSC अपन ने कर दिया, F क्वार्टर यूप कर दिया, पहले ही बताया। समझ गए? तो ये चीज़ है, तो ये अपन समझ गए ये फेडरल कैसा है वर्ड, संघीय, अखिल भारतीय संघ, संघीय विधायिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय क्या कोर्ट। फिर क्या इसको संविधान की व्याख्या, मतलब जो अधिनियम थे उसकी व्याख्या का ओरिजिनल, मतलब सिर्फ यही सुन सकता था, और अपीलियन किसी हाईकोर्ट में, जैसे 1861 के एक्ट से हाईकोर्ट आए ना, वो का अधिकार क्षेत्र दिया गया। संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती? प्रीवी काउंसिल लंदन में, जिसको चेयर करता था क्राउन, प्रीवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। प्रीवी काउंसिल लंदन का निर्णय क्या होता था? अंतिम होता था। कहने का मतलब इस संघीय कोर्ट, संघीय न्यायालय, जिसके जो 1935 के अधिनियम से 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित हुआ है ना। अधिनियम में तो प्रोविजन था, काम चालू किया 1 अक्टूबर से, दिवाली। मॉरिस गिवर जिसके प्रथम चीफ जस्टिस थे, उसका डिसीजन फाइनल नहीं था, चैलेंज हो सकता था। कहाँ? प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल कहाँ बैठती थी? लंदन में। तो भारत में तो सर्वोच्च यही था, संघीय न्यायालय, लेकिन इसका निर्णय अंतिम नहीं था। निर्णय अंतिम प्रीवी काउंसिल। जबकि जब भारत आज़ाद हो गया तो ब्रिटेन से कोई लेना देना ही नहीं, अपना ट्रांसफर ऑफ पावर हो गई थी 1947 के अधिनियम से। तो आज सुप्रीम कोर्ट अंतिम है, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कहीं आज चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि उसमें पर ब्रिटेन कॉलोनी थे तो रखा गया। तो ऐसे था संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, संघीय फेडरल कोर्ट बना। इसको 2 अधिकार है, प्रारंभिक और पुनः, मतलब पुनः मत करो इसको, है ना, इसको काट के यहाँ पे ये अपील कर दो इसको, ये पुनः नहीं, अपील है, क्षेत्राधिकार है। फिर संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील की जाती थी प्रीवी काउंसिल में, जो लंदन में थी, और उसका डिसीजन अंतिम। ये अब अपन देखते हैं एक्ट का प्रचलन, दी एक्ट इन ऑपरेशन। ये एक्ट कैसे काम में आया? अपने देखा 1935 के अधिनियम में प्रोविजंस आ गए, प्रोविजंस आए, फिर ये क्या हुए? 1 अप्रैल को लागू कर दिया गया, इसको लागू कर दिया जाएगा, लागू कर दिया गया है ये ना, लागू कर दिया गया। अब आप देखो इसने क्या बनाया? CRUS, RBI, या RBI की स्थापना पढ़ते हैं अपन क्या? 1 अप्रैल 1935 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1937। अभी अपन ने पढ़ा फेडरल कोर्ट कब स्थापित हुआ? 1 अक्टूबर 1937। प्रोविजन किस में थे? 1935 के एक्ट में। ऐसे अधिनियम द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन तो कभी भी अस्तित्व में आया ही नहीं, है ना। मतलब ये एक्ट तो आया है ना, एक्ट तो अस्तित्व में आया ही, ये एक्ट का एक हिस्सा तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऑल इंडिया फेडरेशन तो कभी आया ही नहीं। फिर प्रांतीय चुनाव की प्रक्रिया 3 जुलाई 1937 को आरंभ हुई, ठीक है ना, प्रांतीय चुनाव की प्रक्रिया। और 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्ता लागू कर दी गई। प्रांतीय स्वायत्ता वही, गवर्नर जनरल अब कुछ नहीं करेगा सिविल सर्वेंट्स के थ्रू, गवर्नर जनरल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिविल सर्वेंट्स के थ्रू कुछ नहीं करेगा, गवर्नर जनरल मिनिस्टर्स के थ्रू करे, सॉरी प्रांतों में गवर्नर अब कुछ नहीं करेगा सिविल सर्वेंट्स के थ्रू, अब जो भी करेगा गवर्नर जनरल अपने मिनिस्टर्स के थ्रू करेगा, ठीक है। तो ये है 1 अप्रैल 1937 को लागू किया, ये डेट अपने को पता होनी चाहिए। और फेडरल कोर्ट ने काम चालू किया 1 अक्टूबर 1937 को, ठीक है। ये अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा, ये देखो 14 अगस्त 1947 तक, 14 अगस्त 1947। फिर क्या 15 अगस्त 1947 से भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ,
भाई आप सोचो आज़ादी के समय नहीं था ये लागू, क्योंकि उससे पहले ये भारत सरकार अधिनियम आ गया था 1947, जो 15 अगस्त को लागू हुआ। इस अधिनियम में लिखा हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1947 में, कि आज़ाद कर देगा ब्रिटेन 2 डोमिनियंस के रूप में, एक भारत और एक पाकिस्तान। भारत के अंदर जो प्रांत हैं वो तो रहेंगे ही, रियासतों को छूट दी जाएगी, मिले या नहीं मिले। तो फिर वो वल्लभ भाई पटेल वही अधिग्रहण करके मिलाएंगे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में। बाकी सभी ने तो कर दिया था, लेकिन 3 रियासतों का झंझट छोड़ गए थे। वो देखेंगे जब अपन विलय आएगा तो। लेकिन जैसा ये ऑल इंडिया फेडरेशन में छूट दी थी ना रियासतों को, वैसी की वैसी छूट दी थी 1947 के अधिनियम में। लेकिन वो तो वल्लभ भाई पटेल का भला हो, जिसको अपन इंडियन स्पार्क बोलते हैं, कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया। समझ गए? इसमें ऑटो फोकस का कोई इश्यू थोड़ी है। चलो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ते हैं, प्रांतीय स्वायत्ता का चलन, दी वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, अब उसके तहत कैसे काम हुए, क्या क्या हुए, ये जो 11 प्रांत पढ़े इनमें चुनाव हुए। तो ये मैप है कि प्रांतीय स्वायत्ता का चलन कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे काम में आई, क्या क्या, ये जैसे पूरे 11 प्रांतों में कहाँ कहाँ कांग्रेस की बनी, क्या बनी, वो अपन अब आगे देखते हैं।